अब समय आ गया है कि पुराने जख्म कुरेदे जाएं, जिन्हें भर जाने का वहम पाले बैठे थे हम, वे घाव हरे किए जाएं। नमस्कार मित्रों, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा क्या की, जैसे पुराने घाव हरे हो गए। जिन जख्मों को हम भरा हुआ मान बैठे थे, वे अचानक टीसने लगे और इस टीस से जन्मी कुछ कविताएं, जिनमें से एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको। जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया, जाने क्या खो गया, जाने कौन शोर मचा रहा है कानों में। जाने क्या हो गया, जाने क्या खो गया, जाने कौन शोर मचा रहा है कानों में। फड़फड़ा रहे हैं इतिहास के दबे हुए पृष्ठ, फड़फड़ा रहे हैं इतिहास के दबे हुए पृष्ठ। स्मृतियों के बादल घुमड़ रहे आसमानों में। बहुत दिनों तक होश संभाले हुए था मैं, बहुत दिनों तक होश संभाले हुए था मैं, पर लिख लो नाम मेरा भी अब तुम दीवानों में। हाँ मित्रों, बेचैन तो मैं था ही, अब दीवाना हो गया हूं। जो गुजरी है हम पर वह भुलाए नहीं भूलती, लेकिन सवाल ये भी है कि विभाजन क्या केवल 1947 में हुआ है? नहीं, इसके पहले भी होता आया है और इसके बाद भी हुआ है, और आगे भी इसके खतरे मंडरा रहे हैं। लेकिन इन पर बात करने से पहले एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। यह कैसा राग छेड़ दिया, यह कैसा राग छेड़ दिया आपने मोदी जी, यह कैसा राग छेड़ दिया आपने मोदी जी। सब तार झंझना उठे स्मृतियों की वीणा के, सब तार झंझना उठे स्मृतियों की वीणा के। याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं गजनियों गोरियों के चेहरे, याद आ रहे हैं गजनियों गोरियों के चेहरे। खिलजी तैमूर तुगलक औरंगजेब सिर फिरे, खिलजी तैमूर तुगलक औरंगजेब सिर फिरे। कानों में बज रही हैं, कानों में बज रही हैं माँ बहनों की चीखें। इतिहास के पन्नों से कुछ तो हम सीखें, इतिहास के पन्नों से कुछ तो हम सीखें। टूटते हुए मंदिर, टूटते हुए मंदिर, जजिया की तलवारें, कटती हुई छातियां, लाशों की मीनारें। दहक रहा है हृदय, दहक रहा है हृदय, जल रही है ज्वाला। बहुत दिनों तक दर्द है हमने संभाला, पर अब तो सहा जाता नहीं प्यारे। आंखों में आंसू हैं मन में अंगारे, आंखों में आंसू हैं मन में अंगारे। वे जौहर और शाका के, वे जौहर और शाका के चीखते हुए दृश्य। तड़पता वर्तमान चिंतित भविष्य, कह रहा है समय सुनो कान देकर। गैरों से नहीं हम अपनों से हारे, गैरों से नहीं हम अपनों से हारे। हाँ मित्रों, विभाजन की जब बात होगी तो केवल 1947 के विभाजन की नहीं होगी। यदि बृहत्तर भारत की बात करें तो ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक और काश्गर से लेकर श्रीलंका तक भारत ही भारत था। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, इनमें से एक एक खंड टूटते गए। 10वीं शताब्दी आते आते भारत का मतलब आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का क्षेत्र रह गया, जिसकी उत्तरी सीमा कैलाश मानसरोवर थी और दक्षिणी सीमा श्रीलंका। इसके बाद अफगानिस्तान गया, पश्चिमी पंजाब गया, और 200 सालों के भीतर दिल्ली की गद्दी पर एक विदेशी बैठ गया। अफगानिस्तान हमारा सुरक्षा प्रहरी था। उसका जाना केवल एक प्रदेश का जाना नहीं था, एक द्वार का टूट जाना था। इसी रास्ते से सिकंदर आया था,
तब गंधार की रानी कृपा ने उससे जबरदस्त लोहा लिया। इसके आसपास स्थित मालव व क्षुद्र गणराज्यों ने सिकंदर को नाकों चने चबवा दिए। राजा पोरस ने सिकंदर को हराया था। आप मेरी बात माने, वितस्ता के युद्ध में पोरस नहीं हारे थे, सिकंदर हारा था। मित्रों, समय मिला तो इस पर फुल वीडियो बनाऊंगा। मित्रों, काबुली घोड़ों का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वास्तव में अफगानिस्तान आरंभ से ही अच्छे घोड़ों के लिए विख्यात रहा है। इसका कारण था यहाँ की विशेष जलवायु। इस जलवायु ने यहाँ के धरातल ने यहाँ के लोगों को जबरदस्त लड़ाका बनाया। ये बहुत अच्छे अश्वारोही होते थे। यही कारण है कि इन्हें संस्कृत में अश्वक कहा जाता था। यह अश्वक शब्द ही आगे बिगड़कर अफगन बन गया और अफगन से अफगान और अफगानिस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। हाँ, तो अफगानिस्तान शेष भारत में अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए एक प्रमुख स्रोत था। इस प्रदेश के हाथ से निकलने के बाद हमने यह स्रोत खो दिया, जिसका असर भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति पर पड़ा। इतना ही नहीं, जिस प्रदेश के लोग भारत आने वाले आक्रमणकारियों से पहले जूझते थे, अब वे स्वयं हमारे लिए आक्रमणकारी हो गए। तो ये था अफगानिस्तान के खोने का अर्थ। प्रसंगवश यही बात आज हम पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं। खैर, लंबे इतिहास को कट शार्ट करें तो 1947 का विभाजन हमारे लिए कहीं अधिक पीड़ादायक रहा। केवल इसलिए नहीं कि भारत के कुछ भूभाग उससे अलग हो गए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि भारतीय संस्कृति भी इसके कारण छत विक्षत हो गई। हमारी सिंधु नदी हमसे छीन ली गई। आज इसका जरा सा भाग लद्दाख में हमें स्पर्श करता है। सिंधु हमारे लिए केवल एक नदी नहीं थी, हमारी संस्कृति, धर्म व अध्यात्म की अधिष्ठात्री थी। स्नान मंत्र सुनाते हैं आपको। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक बार पुनः सुनिए। गंगे च यमुने यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मित्रों, यह स्नान मंत्र है। स्नान करने से पहले इस मंत्र को पढ़ने की प्रथा है। इसमें 7 नदियों का नाम आया है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इनमें से सरस्वती आज भूमिगत है और सिंधु पाकिस्तान में है। सिंधु वह नदी है जिसके तटों पर आर्यों ने कितनी ही वैदिक ऋचाओं की रचना की। यह वह नदी है जिसके नाम पर प्राचीन भारत के सप्त सैंधव प्रदेश का नामकरण हुआ, जिसके नाम पर भारत को पहले इंडिका और फिर इंडिया कहा गया। बता दें, ग्रीक लेखक मेगस्थनीज ने इस नदी को इंडस कहा और इसी के आधार पर उसने भारत को इंडिका कहा, जो आगे चलकर इंडिया बन गया। उसने जो पुस्तक लिखी भारत पर, उसका नाम भी इंडिका ही है। सिंधु के आधार पर ही बाद में ईरानियों ने भारत के निवासियों को हिंदू कहा और भारत को हिंदुस्तान। आज भी पाकिस्तान का सिंध प्रदेश इसी नदी के नाम पर है, जिसे पाकिस्तान से स्वतंत्र करके सिंधु देश बनाने की मांग चल रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता का भी स्मरण आप यहाँ कर सकते हैं। मित्रों, पाकिस्तान बनने के साथ ही हमारे शक्तिपीठ और प्राचीन मंदिर भी आज के पाकिस्तान व बांग्लादेश में चले गए। कितने इनमें से मिटा दिए गए और कितने आज भी मिटने की कगार पर हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बनने के कारण वहां रह गए हिंदुओं और सिखों की जो दुर्गति हुई, उसकी पीड़ा भी कुछ कम नहीं है। अपनी ही लिखी एक और कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। मित्रों, निवेदन है, मैं कोई निष्णात कवि नहीं हूं, इसलिए इस कविता को काव्यशास्त्र के प्रतिमानों पर मत परखिएगा, बल्कि मेरी भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मित्रों, पंक्तियां सुनिए आप।
अर्धरात्रि 12 बजे, ये उस पृष्ठभूमि में ये कविता है जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। 14 और 15 अगस्त के बीच की रात को 12 बजे, अर्धरात्रि 12 बजे, है ना। जैसे कि पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, भारत 15 अगस्त को, लेकिन वास्तव में रात को 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ था। तो अर्धरात्रि 12 बजे अंधियारे को चीर कर, अर्धरात्रि 12 बजे अंधियारे को चीर कर, जब उग रहा था सूरज कुछ लोगों के जीवन में। फिर से सुनिए, अर्धरात्रि 12 बजे अंधियारे को चीर कर, जब उग रहा था सूरज कुछ लोगों के जीवन में, तब बुझ रहे थे दिए करोड़ों जिंदगियों के, गिर रही थी बिजली उनके घर आंगन में, गिर रही थी बिजली उनके घर आंगन में। जब फौज फाटे से घिरे, जब फौज फाटे से घिरे नए राजे, बजा रहे थे बाजे, तब बज रही थी कहीं मातम धुन, रो रहे थे अभागे, तब बज रही थी कहीं मातम धुन, रो रहे थे अभागे। जब मना रहे थे रंगरेलियां, जब मना रहे थे रंगरेलियां कुछ नए नए सत्ताधारी, तब आबरू लुटा रहे थे राम व कृष्ण के पुजारी, तब आबरू लुटा रहे थे राम व कृष्ण के पुजारी। हाँ मित्रों, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं कि कौन होते थे कुछ लोग इतने विशाल व महान देश के भाग्य का निर्णय करने वाले। कौन होते थे वे लोग, करोड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को उत्पीड़न की भट्ठी में झोंकने वाले। स्वयं तो वे सत्ताओं में बैठ गए, कोई राष्ट्रपिता बन गया, कोई राष्ट्र चाचा बन गया और फेंक दिया करोड़ों जिंदगियों को हिंसक भेड़ियों के सामने। यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान याद आते हैं, जिन्होंने चीखते हुए कहा था, यू हैव थ्रोन अस टू द वोल्व्स। दोबारा सुनिए, यू हैव थ्रोन अस टू द वोल्व्स। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, आज के पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में पश्तून नेता थे और महात्मा गांधी के बड़े भारी भक्त थे। लोग उन्हें प्यार से बादशाह खान कहते हैं। वास्तव में ये बादशाह खान की ही पश्तून ध्वनि है। वे भारत विभाजन के तीव्र विरोधी थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता जब विभाजन के लिए तैयार हो गए तो बादशाह खान व्यथित होते हुए बोले, आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। यहाँ आपको गांधी जी को भी सुनना चाहिए। जब बादशाह खान ने पाकिस्तान में पश्तूनों पर अत्याचार की आशंका प्रकट की तो गांधी जी ने उनसे कहा, मैंने जिन्ना को बोल दिया है, वे आपका ध्यान रखेंगे। ये है गांधी जी के शब्द। अब दोबारा सुनिए, जब बादशाह खान ने गांधी जी से कहा कि ये जो पाकिस्तान बन रहा है उसमें पश्तूनों पर अत्याचार हो सकता है, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि मैंने जिन्ना को बोल दिया है, वे आपका ध्यान रखेंगे। तो इतना विश्वास था महात्मा का जिन्ना पर। खैर, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि परंपरागत रूप से भारत समर्थक माना जाता था, उसने जुलाई 1947 के रेफरेंडम में पाकिस्तान के पक्ष में वोट कैसे कर दिया। समझिएगा मित्रों, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, ये भारत का बड़ा ही प्रबल समर्थक था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब रेफरेंडम हुआ तो ये पाकिस्तान के पक्ष में वोट कैसे आया। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। लगभग 40 लाख की आबादी थी इस प्रांत की, जिसमें लगभग 5.25 लाख लोग वोटर थे, लेकिन वोट डाला केवल 51% लोगों ने, और उसमें भी 99% ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। अब प्रश्न यहाँ दो उठते हैं। एक ये कि इतना कम मतदान क्यों हुआ, और दूसरा ये कि यह मतदान भी पाकिस्तान के इतने पक्ष में क्यों रहा, क्योंकि पश्तून तो परंपरागत रूप से भारत के समर्थक थे। वास्तव में यह प्रश्न इतिहास के उन अनेक प्रश्नों में एक है जिस पर काफी अंधेरा है, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह भारत का उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करता था और आज भी पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है।
लेकिन इसका नाम बदल गया है अब जिसे खैबर पख्तूनख्वा और शॉर्ट में KPK कहते हैं। यह इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। गिलगिट बाल्टिस्तान और POK से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। मतलब ये कि यदि 1947 में POK और गिलगिट बाल्टिस्तान हमसे न छिनता और यदि KPK भारत में होता जैसी की आशा थी, तो भारत एक बहुत ही जबरदस्त सामरिक लाभ की स्थिति में होता है। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भारत से छिन कैसे गया। एक पुस्तक का नाम बताता हूं मित्रों, आपको ध्यान से सुनिए, पढ़ना चाहें तो पढ़िए। इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर, द हिस्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दोबारा सुनिए, इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर, द हिस्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लेखक का नाम है राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ जो है सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह कांग्रेस नेतृत्व ने 1947 में सामरिक महत्व के इस स्थान को भारत से निकल जाने दिया। आप समझिए क्या कह रहे हैं वो, दोबारा सुनिए। पुस्तक के लेखक सिविल सर्वेंट श्री राघवेंद्र सिंह जी, एक लंबी मतलब लंबा एक्सपीरियंस उनका रहा है सिविल सर्विसेज में, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ऐसे ही नहीं लिखी, काफ़ी रिसर्च किया होगा। तो उन्होंने बताया कि किस तरह कांग्रेस नेतृत्व ने 1947 में स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के इस स्थान को भारत से निकल जाने दिया। वे बताते हैं कि इस प्रांत ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को अस्वीकार कर दिया था। मित्रों बता दूं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हालांकि एक मुस्लिम बहुल प्रांत था, लेकिन 1946 के चुनाव में यहां मुस्लिम लीग सफल नहीं हो पाई थी और सरकार कांग्रेस की बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे बाचा खान के बड़े भाई थे। बाचा खान जो कि बादशाह खान थे, उनके बड़े भाई। तो ये भी जानना जरूरी है कि 1945-46 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए, ऐसा होता है ना जैसे कि एक जो उनका घोषणा पत्र होता है, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो मुस्लिम लीग चुनाव में जब उतरी थी तो पाकिस्तान को मुद्दा बना करके उतरी थी, और जबकि कांग्रेस ने पाकिस्तान योजना का विरोध किया था। तब सावरकर साहब ने देश की जनता को सावधान करते हुए कहा था, इनका भरोसा न करें। ये वोट पाने के लिए अभी अखंड भारत का नारा लगा रहे हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान का समर्थन कर आपसे विश्वासघात करेंगे। ये कांग्रेस के लिए सावरकर साहब ने कहा था। एक अन्य अवसर पर भी सावरकर साहब ने कहा था, कांग्रेस और जिन्ना दोनों ही विश्वास योग्य नहीं है। आज जो लोग विभाजन का विरोध कर रहे हैं, कल वे ही एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इसे स्वीकार कर लेंगे। खैर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पश्तूनों ने कांग्रेस पर विश्वास किया और उसके पक्ष में वोट किया। इस प्रांत में मुस्लिम लीग का हारना और कांग्रेस की सरकार का बनना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, बल्कि अखंड भारत के पक्ष में थे। लेकिन जब माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हो गई, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पख्तून हतप्रभ रह गए। इस घोषणा के पहले बेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं से चर्चा की थी, लेकिन विडंबना देखिए कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेताओं से न तो कोई चर्चा हुई और न ही उन्हें सूचित किया गया। संभवतः कांग्रेसी जानते थे कि यहाँ के लोग इसे मानेंगे नहीं। इस पर आहत गफ्फार खान ने कहा, न तो रेफरेंडम पर और न ही नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के पार्टीशन के प्रश्न पर हमसे चर्चा की गई। हम हतप्रभ हैं कि इन दोनों ही मुद्दों पर निर्णय कांग्रेस हाईकमान द्वारा पहले ही लिए जा चुके थे। गफ्फार खान कांग्रेस के नेताओं से अत्यधिक आहत थे, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया हुआ था कि वे भारत के विभाजन का प्रस्ताव नहीं मानेंगे।
लेकिन जब यह आश्वासन तोड़ दिया गया तो वहां गुस्से की एक लहर दौड़ गई जो इतनी जबरदस्त थी कि स्थिति बहुत ही खतरनाक व विस्फोटक हो गई। इस पर अक्टूबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी का वहां दौरा होता है, लेकिन पेशावर एयरपोर्ट पर एक भारी भीड़ ने उनका जबरदस्त विरोध किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मिस्टर नेहरू को वहां से दूर हटाना पड़ा। यात्रा के दौरान उनकी कार पर पथराव भी हुआ। यह भी देखने वाली बात है कि जो पश्तून कल तक कांग्रेस के साथ थे वे किस तरह भड़के हुए थे, बिफरे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी बात से हटते हुए, अपने आश्वासन को भंग करते हुए भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। विरोध इतना तीव्र था कि नेहरू को लगातार सुरक्षा कर्मियों द्वारा एस्कॉर्ट करना पड़ा। यहां तक कि यहां के कबीलाइयों के साथ बिना मीटिंग के ही उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। जब वे कार में बैठ रहे थे तो एक कबीलाई ने उन पर गोली तक चला दी, जिसमें वे बाल बाल बचे। राघवेंद्र सिंह जी की पुस्तक के अनुसार अप्रैल 1947 तक माउंटबेटन यही कहते रहे कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चुनाव कराए जाएंगे और नव निर्वाचित प्रतिनिधि इसके भविष्य का निर्णय करेंगे। लेकिन बाद में एकदम से नया प्रस्ताव आ गया कि यहाँ रेफरेंडम होगा। फिर क्या, सीधी सोच वाले पश्तून एकदम से भड़क गए। राघवेंद्र सिंह जी बताते हैं कि माउंटबेटन का फैसला बदलने के पीछे नेहरू थे और नतीजा यह हुआ कि क्रोधित पश्तूनों ने रेफरेंडम का ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन प्रश्न अभी भी यह खड़ा है कि जब पश्तूनों ने रेफरेंडम का बहिष्कार किया हुआ था तो 51% पश्तूनों ने मतदान में भाग कैसे लिया और इनमें भी 99% ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान कैसे किया। इस पर जब मैंने खोजबीन की और चिंतन मनन किया तो जो बात समझ में आई वो ये कि कांग्रेस से मोहभंग के शिकार पख्तूनों को जिन्ना और मुस्लिम लीग ने आसानी से बहला लिया क्षमा करेंगे, आसानी से बहला लिया और उन्हें इस्लाम के नाम पर अपने पक्ष में कर लिया। हालांकि अभी भी लगभग आधे पश्तून मतदान से दूर ही रहे, लेकिन इससे भी मदद जिन्ना की ही हुई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर पख्तून मानसिकता को समझते हुए इस समस्या को थोड़ा समझदारी से डील किया गया होता तो शायद आज केपीके भारत में होता, और अगर ऐसा होता तो हम जबरदस्त सामरिक लाभ की स्थिति में होते। मित्रों, अब एक पॉइंट और है, प्लीज ध्यान से सुनिए। जान रहा हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो विभाजन के कारण एक्चुअल में क्या है वो बहुत जरूरी है। अगर विभाजन के कारणों की बात करें तो आप उनको गिनाते चले जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि विभाजन का सबसे मुख्य कारण यह था कि भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात तेजी से बढ़ गया था, तेजी से बढ़ रहा था, तो क्या यह झूठ होगा? फिर से सुनिए मित्रों, यदि मैं कहूं कि विभाजन का सबसे प्रमुख कारण भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का बढ़ता हुआ अनुपात था तो क्या कुछ गलत होगा? आप ही सोचिए, यदि ऐसा न होता तो क्या विभाजन हो सकता था? यदि भारत की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात इतना अधिक न हुआ होता तो क्या विभाजन हो सकता था? एक दूसरा कारण भी आप कह सकते हैं, वो ये है कि मुसलमानों की वर्चस्ववादी विचारधारा, जिसके अंतर्गत वे सामान्यतया दूसरी विचारधारा को सहन करने को तैयार नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टैगोर और विवेकानंद जैसे विद्वानों के ये विचार हैं। तो मित्रों, क्या ये दोनों बातें आज भी भारत में नहीं बनी हुई हैं? मैं कोई निर्णय नहीं सुना रहा हूं, केवल प्रश्न पूछ रहा हूं।